अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के हवाले से मिड टर्म की हमारी ये प्रिपरेशन होगी। और इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपके कवर करवाऊँगा 1 से लेकर 18 तक लेक्चर्स जो कि आपके मिड टर्म के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा हमारे जो VU के मिड टर्म की एग्ज़ाम की पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। पहले क्योंकि हमारे पास चॉइस हुआ करती थी और इस दफ़ा वो चॉइस भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस वीडियो को कुछ इस तरह से क्रिएट किया है कि जितने भी इस सब्जेक्ट के हवाले से आपके कंसेप्ट होंगे ना, वो मैं आपके इस वीडियो के अंदर बिल्ड करवाऊँगा। और फ्रेंड्स, इस बात की मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप जस्ट ये एक वीडियो वॉच कर लेते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो आपको कोई और वीडियो वॉच करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपके स्टेप बाय स्टेप और ईच और एवरीथिंग जो आपके कंप्लीट पॉइंट्स बनते हैं वो मैंने इसके अंदर कवर किए हुए हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और ये मुझसे आप फाइल ले सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 18 तक जो है ना, इस एक वीडियो के अंदर मैं इसको कवर करूँगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने डिफरेंट फ्लो चार्ट्स को क्रिएट किया हुआ है, या हम इसको जो है ना एक माइंड मैप भी कह सकते हैं। ये बनाने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि आप इजीली जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और उनको अपने माइंड के अंदर बिठा सकें और उसको ब्रेनस्टॉर्म कर सकें। ठीक है। जैसा कि अभी हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और यहाँ पर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि वाई लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को स्टडी क्यों करते हैं। इसके लिए हमारे पास तीन रीजंस हो सकती हैं। राइट ऑप्टिमाइज्ड कोड, कि हमने अगर ऑप्टिमाइज्ड कोड राइट करना हो तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड पड़ती है। इसी तरह से हमारे पास हमारी डिबगिंग की स्किल्स को जो है ना इम्प्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस इंटरनल्स, के हमारे पास बेसिकली जिस भी लैंग्वेज के अंदर हम वर्क कर रहे हैं उसके इंटरनल्स को जो है ना हम इजीली समझ सकते हैं और उनको उनके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अब बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है ना, ये हम देखते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को टू लो लेवल कोड। कि हमारे पास जो हाई लेवल कोड होता है ना उसको लो लेवल कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और हमारे पास जो मशीन होती है, ताकि वो मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। और हमारे पास ऑप्टिमाइजेज कोड फॉर परफॉर्मेंस, और हम ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना ये ऑप्टिमाइज करता है कोड को और उसकी परफॉर्मेंस को। इस तरह का कोड हमें राइट करना चाहिए कि जो कि जिसका मतलब कि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और ऑप्टिमाइज भी हो। इसी तरह से हमारे पास प्रोवाइड्स डिटेल्ड एरर रिपोर्ट्स। जो सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास डिफरेंट एरर की डिटेल जो है ना एरर रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। बेसिकली सॉफ्टवेयर होता क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है। अब प्रोग्राम डाटा और डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर इंक्लूड होता है और डज नॉट वे आउट। ठीक है। ऐसी अप्रोच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं वो कौन सी है। एक होती है हमारे पास सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन, ये इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास कहाँ पर है और कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशंस हैं बेसिकली जो हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर यूज़ होती हैं। एम्बेडेड सिस्टम जो हम डेवलप करते हैं बिजनेस के लिए भी बिजनेस एंटरप्राइज एप्लीकेशंस जो हम डेवलप करते हैं। साइंटिफिक एनालिसिस, एजुकेशनल और गेम्स, हर तरह के हमारे, क्योंकि आज के मॉडर्न दौर के अंदर जो है ना तकरीबन हर शोबे के अंदर जो है ना कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस बेसिकली क्या है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस टर्म बेसिकली हमारे पास ये फॉलो अप कर रही है इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, इनकम्प्लीट, लेट, ओवर बजट।
इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी से मुराद है कि हम इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करें और इस तरह की अप्रोच को फॉलो करें कि हमारा जो है ना कम्प्लेक्स ना हो, ठीक है ना। हमारा सॉफ्टवेयर ज़्यादा अगर कम्प्लेक्स होगा तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टीज आएंगी उसको डेवलपमेंट के अंदर। और इनकम्प्लीट बाज़ दफ़ा सॉफ्टवेयर क्राइज क्यों कर जाते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं और लेट की कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है ना हमारे पास एक लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर हम उसको डेवलप नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है ना बजट के जो है ना हम ओवर बजट हो जाता है, ठीक है। कि उस ऊपर जो हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हम यूज़र को रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि इतना बजट होगा, लेकिन उस की बनस्बत हमारा जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं उस पर बजट ज़्यादा जो है ना एलोकेट होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने सॉफ्टवेयर का बजट किस तरह से एलोकेट करना है और बजट को किस तरह से कंफर्म करना है कि इतने बजट के अंदर ये हमारा जो है ना प्रोडक्ट रेडी हो सकती है। अब इसके अंदर की कंसेप्ट हमारे पास कौन कौन से हैं बेसिकली, चेंज मैनेजमेंट, एवेल्यूएशन कंट्रोल और डिफेक्ट्स फ्रॉम बिगनिंग। चेंज मैनेजमेंट से मुराद ये है कि हम किस तरह से जो है ना कोई अगर फीचर की चेंजिंग करनी हो या कोई भी अगर हमने चेंजिंग परफॉर्म करनी हो हमारे सिस्टम के अंदर, तो उसको हम मैनेज किस तरह से करेंगे। और डिफेक्ट्स फ्रॉम बिगनिंग, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स जो कि हमारे पास बिगनिंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको हमने किस तरह से गैदर करना है और किस तरह से एनालाइज करना है, ठीक है। और एवेल्यूएशन कंट्रोल से मुराद ये है कि हम इस तमाम प्रोसेस को किस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली लेक्चर नंबर 1 का एक सिंपल सा ओवरव्यू। और अब हम चलते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनकी जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बिसाइड्स कोड। कौन सा जो है ना कंपोनेंट हैं जो पार्ट है सॉफ्टवेयर का बिसाइड्स कोड। ओनली कंपाइल्ड बाइनरीज, प्रोग्राम डाटा डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम एंड हार्डवेयर डॉक्यूमेंटेशन ओनली। तो इस हवाले से हमारे पास प्रोग्राम डाटा और डॉक्यूमेंटेशन इसका करेक्टेड आंसर है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी। व्हाट डिस्टिंग्विशेस सॉफ्टवेयर फ्रॉम फिजिकल सिस्टम लाइक ए बल्ब। सॉफ्टवेयर wears out over time, software cost is always lower, software does not wear out, software needs no testing। इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, ठीक है। सी इसका करेक्टेड आंसर है। और इसी तरह से हमारे पास जो है ना नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द सॉफ्टवेयर क्राइसिस ऑफ द 1960s। हमारे पास 1960s के अंदर जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस हुआ था उस इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको रिफ्लेक्ट करती है। हार्डवेयर बिकम स्लोअर सो सॉफ्टवेयर वाज स्मॉलर, larger software exposed limits of old techniques, coding alone solved complexity, projects were always on time। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है हमारे पास वो है larger software exposed limits of old techniques। बी इसका करेक्टेड आंसर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आई ट्रिपल ई डेफिनेशन एम्फसाइजेज विच अप्रोच टू सॉफ्टवेयर। कि ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ये किस चीज़ को कौन सी जो ना अप्रोच को एम्फसाइज करती है सॉफ्टवेयर की। एड हुक एंड क्रिएटिव, सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड एंड क्वान्टिफाइएबल, हार्डवेयर सेंट्रिक, मैनुअल एंड इनफॉर्मल अप्रोच। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन एंड क्वान्टिफाइएबल अप्रोच, ठीक है। बी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशनशिप बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज सिमिलर टू। अब कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो एक रिलेशनशिप है वो किस तरह से किस जो है ना आंसर के साथ सिमिलर है। जैसा कि हमारे पास है फिजिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, आर्ट एंड डिज़ाइन, मैथ एंड लिटरेचर। सो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास है फिजिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फिजिक्स का जितना रोल प्ले होता है ना, इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही इतना ही रोल है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्टेड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है,
इसके हवाले से यहाँ पर बेसिकली मैंने ये फ़्लो यहाँ पर भी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इजी वे से जो है ना इसको क्लियर कर सकें। ठीक है, यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ से कर दूँ साइड पर, एक सेकंड, यहाँ से हमारे पास जी, तो यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। इसके अंदर ये एक डाटा फ्लो, मतलब आप कह सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट है जो कि आपको इजीली जो है ना कंसेप्ट को बिल्ड करने और लर्न करने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक तो हमारे पास डेवलपमेंट फेज़ होता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी और क्वालिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, डिलीवरेबल्स एंड माइलस्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी के हवाले से अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी से मुराद ये है कि हम उसके हवाले से फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमको ऐड करने चाहिए और कौन से फीचर्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, कौन से हैं जो डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट हैं, मतलब कि उनको इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। और इसी तरह से एस आर एस डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन के हवाले से डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक सॉफ्टवेयर की। और इसी तरह से हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है कि हम एक अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम उसको एक प्लान क्रिएट करते हैं कि किस तरह से हमने उसको कंप्लीट करना है। कि पहले हम एस डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, फिर हमारे पास उसका डिज़ाइन फेज़ हम जो है ना वो रेडी करते हैं, फिर इसी तरह से हम उसका प्रोटोटाइप फेज़ और देन हमारे पास कोडिंग और टेस्टिंग होती है। और हम इसको फैसिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग और फैसिबिलिटी स्टडी के अंदर हमारे पास एक और चीज़ इंक्लूड होती है, वो होती है हमारे पास स्कोप, शेड्यूल, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। कि हमारे पास इसका जो हम प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं इसका स्कोप कितना होगा और इसको शेड्यूल किस तरह से करना है और इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ सकती है और इसकी रिक्वायरमेंट्स और सॉरी रिसोर्सेज हम को कौन कौन से इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास प्रोसेस एंड मॉडल्स के हवाले से हम देख लेते हैं। प्रोसेस एंड मॉडल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट मॉड्यूलर बेस पर जो है ना हमारे सिस्टम को देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, प्रोसेस टेलरिंग होती है, कंटिन्यूस फीडबैक होता है और गाइड एग्जीक्यूशन होता है। कि हमारे पास कंटिन्यूस फीडबैक भी हम लेते हैं ताकि हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट्स का पता चल सके कि यूज़र बेसिकली क्या चाहता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो डेवलपमेंट फेज़ होता है ना, डेवलपमेंट फेज़ के अंदर बेसिकली हमारे पास जो मेन कुछ पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम एनालाइज करते हैं और उसके हवाले से गैदर करते हैं डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी प्रोडक्ट के हवाले से, जो कि हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो डिज़ाइन फेज़ होता है उसके अंदर हम उसका डिज़ाइन करते हैं एक आप कह सकते हैं कि जिसको हमने अभी कोड नहीं किया लेकिन उसको पहले डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि हमारे पास उसकी क्लास डायग्राम होगी, हमारे पास उसकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होगी और इसी तरह से हमारे पास उसकी डाटा फ्लो डायग्राम्स होगी। तो ये डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू हम उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमें अगर कोई हमारे पास कोई एम्बिगियस चीज़ हो तो हमारे पास स्टार्टर के अंदर ही हमारे पास वो शो हो जाए। और देन हमारे पास आता है कोडिंग। कोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फिर उसको डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हम उसको कोड करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डिज़ाइन परफेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास कोडिंग जो है ना हम फिर उसको इजीली जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिज़ाइन जो है ना, हमारे पास डिज़ाइन फेज़ के अंदर हम कुछ एम्बिगियस चीज़ें कर देते हैं तो हमारे पास कोडिंग करना उसकी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस तरह से फिर हम उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं। जब हमारे पास एक फीचर या हमने एक टास्क कंप्लीट किया तो फिर उसको साथ ही हम टेस्टिंग भी परफॉर्म करते हैं कि आया हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये वर्क कर रहा है या नहीं। फिर इसके बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट कम्प्लीटली रेडी हो जाती है तो फिर उसकी हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस से मुराद ये है कि हमारे पास हम उसको एनालाइज करते रहते हैं और कुछ कॉमन बग्स होते हैं या डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम जो है ना रिमूव करते हैं।
ताकि हमारी जो है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वालिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इम्प्रूव क्वालिटी अर्ली। इसके अंदर हम ये करते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन को कुछ इस तरह से एनालाइज करते हैं और इस तरह से डेवलप करते हैं कि हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी को हम अर्ली ही मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास रिव्यूज़ और वॉक थ्रूज होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, डिफरेंट मैट्रिसेस का हम यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन ओवरलोडिंग और मेंटेनेंस हमारे पास होती है। और इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट जो एफर्ट्स हैं हमारे पास, किस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो है ना कितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होगी, और डिफेक्ट्स हमारे पास उनको हम एनालाइज करते हैं, स्टेट्स को एनालाइज करते हैं और प्रोग्रेस को एनालाइज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वालिटी के हवाले से जो है ना, क्वालिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि अगर हमने क्वालिटी अगर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करनी हो तो फिर हम उसको इस तरह से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीवरेबल्स एंड माइलस्टोन्स, कि हमने जब इसको कम्प्लीटली डिलीवर करना है हमारे यूज़र को, तो उसके अंदर हमारे पास क्या इंक्लूड इंक्लूड होता है, वैलिडेशन पॉइंट्स के हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से वैलिडेशन पॉइंट्स हैं जो हमने इसके अंदर कवर किए हैं। ऑर्गेनाइज वर्क को ऑर्गेनाइज करके हम एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर परफॉर्म करते हैं। ट्रैक प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस को जो हमारे पास ट्रैकिंग करते हैं ताकि हमारे जो डिलीवरेबल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारे पास टाइम जो है वो टाइम के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास हम प्रोडक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करें और हम अपने यूज़र को जो है ना कोई ऐसा टाइम दे देते हैं जिसके अंदर हम उसको बिल्ड नहीं कर पाते। ठीक है। सपोर्ट डिसीजंस, हम डिफरेंट डिसीजन को जो है ना सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर इंक्लूड थी। अब इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच एक्टिविटी प्राइमरली गैदर स्टेक होल्डर्स नीड्स। हमारे पास कौन से जो है ना एक्टिविटी प्राइमरली गैदर स्टेक होल्डर्स नीड के, स्टेक होल्डर्स की नीड को जो है ना गैदर करती है। कोडिंग रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस। तो इसके अंदर हमारे पास जो करेक्टेड आंसर है वो है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बी करेक्टेड आंसर है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिफैक्ट स्पेसिफाइज व्हाट द सिस्टम मस्ट डू। कौन सा जो है ना आर्टिफैक्ट इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि सिस्टम बेसिकली क्या करेगा, किस तरह से करेगा। सोर्स कोड, एसआरएस, टेस्ट लॉग, यूज़र मैनुअल। तो ये बेसिकली एसआर जो है ना उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर को जो हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो सिस्टम क्या करेगा, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसकी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं, एसआरएस के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अ टाइपिकल हाई लेवल एस डी एल सी फेज ऑर्डर इज। हमारे पास जो टाइपिकल हाई लेवल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका ऑर्डर क्या है। टेस्टिंग, कोडिंग, डिज़ाइन, एनालिसिस, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, कोडिंग, एनालिसिस, टेस्टिंग, डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, डिज़ाइन, एनालिसिस। तो जैसा कि अभी अभी हम जो है ना इसको डिस्कस करके आए हैं, तो वो हमारे पास जो करेक्टेड आंसर है वो क्या है, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। पे पहले हम एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन उसका क्रिएट करते हैं, देन हम उसके ऊपर जो है ना कोडिंग को परफॉर्म करते हैं, कोडिंग के ज़रिए उसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास एक फेज़ आता है मेंटेनेंस का, फिर उसकी हम मेंटेनेंस भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो हाई लेवल फेज ऑर्डर है वो ये हमारे पास है। ठीक है, बी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रोसेस मॉडल दैट डिलीवर्स इंक्रीमेंट्स ऑफ फंक्शनैलिटी इज। हमारे पास कौन सा प्रोसेस मॉडल है जो दैट डिलीवर्स इंक्रीमेंट्स ऑफ फंक्शनैलिटी इज। वाटरफॉल, बिग बैंग, इंक्रीमेंटल, मोनोलिथिक। तो इसका जो हमारे पास करेक्टेड आंसर है वो है सी। सी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी गोल ऑफ फेसिबिलिटी स्टडीज़। कि जो हम फेसिबिलिटी स्टडी करते हैं इसका प्राइमरी गोल क्या होता है। राइट डिटेल्ड टेस्ट केसेस, एक्सेस प्रैक्टिकली
एंड कंस्ट्रेंट्स, डिफाइन क्लास डायग्राम्स, बिल्ड प्रोटोटाइप्स ओनली। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है असेस प्रैक्टिकलिटी एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम जो है ना हमारे जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी है उनको हम इजीली जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हम फेसिबिलिटी स्टडी करते हैं, उस सिस्टम के हवाले से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हम करते हैं। देन आ गया जी हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है जी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 3, और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये इसका जो टाइटल है बेसिकली वो है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के। हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो इंक्लूड होती हैं। डोमेन, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, हमें डोमेन और उस बिजनेस कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज होना चाहिए जो हम प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हैं। लाइक अगर हम कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अगर डेवलप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें हेल्थ और केयर के हवाले से जो है ना डोमेन नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से उसके अंदर वर्किंग होती है और उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इस तरह से हमारे पास अगर कोई अगर एजुकेशन के हवाले से कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं तो हमें एजुकेशन के जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसका आइडिया होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना उसको बिल्ड करते हैं। और अगर हमें उस डोमेन का और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज हो तो हम इजीली जो है ना उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं उनको हम मद्देनज़र रखते हैं। अब ये डोमेन और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट नॉलेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे पास डोमेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डोमेन अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है, हमारे पास वोकैबुलरी, एंटिटीज़, प्रोसेसेस, रूल्स कि हमारे पास उनके अंदर क्या क्या रूल्स होने चाहिए, एंटिटीज़ कौन कौन सी इंक्लूड हो सकती हैं, प्रोसेसेस कौन कौन से हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए तो बिजनेस रूल्स कौन कौन से होने चाहिए, पॉलिसीज़, कैलकुलेशंस, परमिशंस और वैलिडेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी रिक्वायरमेंट्स की टाइप। रिक्वायरमेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हमारे पास एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है और एक हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। सिस्टम बिहेवियर एंड कैपेबिलिटीज़। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो हम अपने सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। लाइक सिस्टम का बिहेवियर किस तरह का होगा, उसके कैपेबिलिटीज़ कौन कौन सी होंगी, कि क्या क्या वो सिस्टम कर सकता है, कि उसके अंदर कौन कौन से हम फीचर्स को ऐड करेंगे। देन हमारे पास है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो कि मेजर करता है क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट्स को। ठीक है, देन हमारे पास रिक्वायरमेंट क्वालिटीज़। अगर क्वालिटीज़ के हवाले से देखा जाए कि रिक्वायरमेंट की अगर हमने क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स बिल्ड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट, कि हम अपने वर्क को कंसिस्टेंट रखें। क्लियर, क्लियर होनी चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट्स, एम्बिगियस नहीं होनी चाहिए। एम्बिगियस से मुराद ये है कि ये ना हो कि अगर यूज़र उसको रीड करे तो उसको जो है ना चीज़ें कंफ्यूज करें। ठीक है, टेस्टेबल होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्टेक होल्डर्स एंड एलिसिटेशन से क्या मुराद है, जो हमारे बेसिकली सिस्टम के अंदर डिफरेंट जो है ना हम कह सकते हैं कि एंटिटीज़ जो इन्वॉल्व कर सकती हैं वो क्या कौन कौन सी होती हैं। यूजर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, इंटरव्यूवर्स होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स, रेगुलेटर्स, ऑब्जर्वेशंस, कस्टमर्स, वर्कशॉप्स, डेवलपर्स। डेवलपर्स बेसिकली प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। वर्कशॉप्स, बेसिकली वर्कशॉप्स का मकसद ये है कि हम डिफरेंट वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करें ताकि हमें आइडिया हो बेसिकली हमारा वर्किंग कहाँ तक पहुँच गई और किस तरह से वर्किंग हो रही है। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जर्वेशन होती है, और इंटरव्यूज़ करने का मकसद ये है कि ताकि हमें कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स का आइडिया हो सके कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए इस सिस्टम के अंदर। देन हमारे पास है जी कंस्ट्रेंट एंड अजम्पशंस, जिसके अंदर हमारे पास रेगुलेटरी होता है, प्लेटफॉर्म लिमिट्स होता है कि अंदर हम डिफाइन करते हैं कि प्लेटफॉर्म की कौन कौन सी लिमिट्स हो सकती हैं, अजम्पशंस कौन सी हो सकती हैं, कंडीशंस एंड वैलिडेशंस जो हम उसके अंदर परफॉर्म करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास हमें स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए कि हम किस स्टैंडर्ड का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और बजट और शेड्यूल का हमारे पास
आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास ये सिस्टम जो है ना कितने बजट के अंदर जो है ना डेवलप हो सकता है, और फिर हमारे पास इसका शेड्यूल भी होना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है और किस तरह से हमने टीम को लेके चलना है। ठीक है, और किस तरह से इसके टास्क, डिफरेंट टास्क को हमने कंप्लीट करना है और फिर उनको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, देन है हमारे पास क्लैरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। क्लैरिफिकेशन और वैलिडेशन से क्या मुराद है यहाँ पर देख लेते हैं, जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर हमारे पास इंक्लूड होता है सिनेरियोज और यूज़ केसेस। सिनेरियोज से मुराद ये है कि किस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो है ना सिस्टम किस तरह से हमारे पास इंटरेक्ट करेगा। और यूज़ केसेस, हम यूज़ केसेस से मुराद ये है कि हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से यूज़ केसेस यूज़र जो है ना यूज़ करेगा, और उनका जो है ना यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह का होना चाहिए, टिपिकल इंटरेक्शंस एंड आउटकम्स। ठीक है, देन हमारे पास आता है प्रोटोटाइप्स एंड मॉकअप्स। हम प्रोटोटाइप्स डिफरेंट क्रिएट करते हैं और मॉकअप्स के थ्रू जो है ना हमारे यूज़र को डिफरेंट चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं कि हम इस तरह का सिस्टम जो है ना डेवलप करेंगे। क्लैरिफाई एम्बिगियस रिक्वायरमेंट, कि हम क्लियर कर देते हैं एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन, हम प्रायोरिटी जो है ना वो असाइन करते हैं कि कौन से टास्क हमारे पास ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं और कौन से कम प्रायोरिटी रखते हैं, और इसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। हाई वैल्यूज़ एंड रिस्क फर्स्ट, कि हमारे पास कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, उनको भी हम एनालाइज करते हैं। देन हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, कि हमारे पास एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। वेरिफिकेशन फॉर ईच रिक्वायरमेंट, हम हर रिक्वायरमेंट के लिए वेरीफाई करते हैं उसको। ठीक है, तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 3 के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू। और अब चलते हैं हमारे पास इसके हवाले से जो हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, बेस्ट एग्जांपल इज सिस्टम शैल बी अवेलेबल 99.9%, यूजर शैल रीसेट पासवर्ड, कोड स्टाइल शैल बी कैमल केस, टीम शैल यूज गिट। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमारे पास कौन सी जो है ना बेस्ट एग्जांपल है रिक्वायरमेंट की, फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास सिस्टम शैल बी अवेलेबल, कि हमारे पास सिस्टम हर वक्त अवेलेबल होगा 99.9%। यूज़र शैल रीसेट पासवर्ड, के यूज़र हमारे पास पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। तो यही हमारे पास बेसिकली इसका करेक्टेड आंसर है, क्योंकि ये एक हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, कि इसके अंदर एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है कि यूज़र क्या कर सकता है, वो अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। ये जो चीज़ें हैं ये दूसरे मतलब कि सेकेंडरी चीज़ें हैं, मतलब कि ये हमारे पास मेन इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कोड स्टाइल शैल बी कैमल केस, तो इस चीज़ के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है कि हम कैमल केस के अंदर भी रख सकते हैं, या हम अगर हमारे पास कोई और मेथड है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है डेवलपर्स पर। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बेस्ट एग्जांपल इज। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर कौन सी है, ऐड कस्टमर रिकॉर्ड। तो ये तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये तो एक हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ऐड कस्टमर रिकॉर्ड, बेसिकली कस्टमर क्या कर सकता है, रिकॉर्ड को ऐड कर सकता है, तो ये क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। देन हमारे पास है जनरेट मंथली इनवाइसेज, ये भी हमारे पास एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये नॉन फंक्शनल के अंदर जो है ना इंक्लूड नहीं होती। सिस्टम शैल रिस्पॉन्ड विद इन 2 सेकेंड्स, वैलिडेट ईमेल फॉर्मेट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी है, सिस्टम शैल रिस्पॉन्ड विद इन 2 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देन हमारे पास है जी स्टेक होल्डर्स इंक्लूड। स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन इंक्लूड होते हैं, यहाँ से ऑप्शंस के अंदर हमने बताना है। ओनली डेवलपर्स, यूजर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स, ओनली टेस्टर्स, ओनली मैनेजर्स। तो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है इंक्लूड होते हैं, लाइक यूजर्स, कस्टमर्स एंड रेगुलेटर्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। बी इसका करेक्टेड आंसर है। देन हमारे पास आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4 है, गुड रिक्वायरमेंट्स शुड बी एम्बिगियस एंड फ्लेक्सिबल, कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड टेस्टेबल, हिडन एंड इम्प्लिसिट, रिटन बाय कोडर्स ओनली। ये जो हमारे पास गुड रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, ये कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड टेस्टेबल होती हैं। ठीक है, बी इसका करेक्टेड आंसर है, बाकी इसके इनकरेक्टेड है। देन हमारे पास है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक इंक्लूड
कंपाइलिंग, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, वर्कशॉप्स, कोड रिफैक्टरिंग, स्टैटिक लिंकिंग। तो ये हमारे पास बेसिकली इसके अंदर इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं और वर्कशॉप्स को हम इंक्लूड करते हैं, ताकि हमें क्लियरली जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है ना प्रोडक्ट की या सिस्टम की, वो हमारे पास क्लियर हो सके और कोई भी हमारे पास डिफ़िकल्टीज ना आए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 3 तक जो है ना वो कवर कर लिया है। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारी डिस्कशन बेसिकली स्टार्टेड थी, और ये बेसिकली हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास SRS एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हवाले से ये हमारा लेक्चर है। इसके अंदर हमारे पास देखते हैं कि SRS का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है और उसके अंदर वैलिडेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो SRS के अंदर जो पर्पज़ होता है ना, वो उसके अंदर हम एग्रीड जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना उनको फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, और साथ में वैलिडेशन चेक्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे जो सिस्टम होता है उसको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, कंप्लीटनेस और करेक्ट वे के अंदर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसके लिए हम फेसिबिलिटी स्टडी करते हैं और जो है ना डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बेसिकली SRS डॉक्यूमेंट ना ओपन करके दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये एक मेरे पास एक प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फो, जिसके अंदर हमारे पास एक इंट्रोडक्शन होता है कि जिसके अंदर हम कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास उसका पर्पज़ होता है और स्कोप होता है। देन फिर हमारे पास उसके अंदर हम जो डेफिनेशंस, अक्रोनियम्स और एब्रीविएशंस यूज़ करना चाहते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर हमारे पास यूज़ केस एंड यूज़ केसेस होते हैं, और यूसेज सिनेरियोज होते हैं कि हमने उसका किस तरह से यूज़ केस का यूज़ करना है। फिर हम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया। जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसका पर्पस, देन फिर स्कोप, उसके अंदर बेसिकली कितने टाइप के यूज़र जो है ना इंक्लूड होंगे। जैसे कि अभी ये जो मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास विजिटर्स होंगे, कस्टमर्स, सेलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम उसके स्कोप और फीचर्स को जो है ना डिफाइन करते हैं। यहाँ पर इसी तरह से इसकी डायग्राम भी आ जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली यूज़ केस जो डायग्राम होती है वो किस तरह से होती है। तो ये हमारे पास पेट सप्लाईज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हवाले से ये एक यूज़ केस डायग्राम है, जिसके अंदर ये आल टू आल जो हमारे पास इसके अंदर यूज़ केसेस जो हम इंक्लूड करेंगे वो ये हमारे पास यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। और फिर उसके अंदर इंक्लूड जो कि बेसिकली एक दूसरे यूज़ केसेस के साथ लिंक्ड है, उनको भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर चलते हैं ट्रेसिबिलिटी एंड प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन से क्या मुराद है कि हमने कौन से जो है ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, या कौन से फीचर्स को जो है ना ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन के हामिल हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिंक्स रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को लिंक्स करते हैं, फिर उनकी प्रायोरिटाइजेशन को डिफाइन करते हैं, फिर उसका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन, और फिर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और वैल्यू, कॉस्ट और रिस्क शेड्यूल भी इसके अंदर हम जो है ना उसको भी एनालाइज करते हैं। देन हमारे पास SR का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि इंट्रोडक्शन होता है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने आपको दिखा दी है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कि कौन सी जो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं, और अपेंडिसेस को हम जो है ना डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका एक रिक्वायरमेंट क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ को, रिक्वायरमेंट की क्वालिटीज़ को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी को मद्देनज़र रखते हुए नॉन कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स को जो है ना हम नो कंडक्टरी स्टेटमेंट को जो है ना हम ख़त्म कर देते हैं। फिर हमारे पास एम्बिग्यूटी, अनएम्बिग्यूटी जो है ना उनको देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एम्बिगियस नहीं होनी चाहिए। प्रिसाइज लैंग्वेज और सिंगल इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो है ना हम उसको
डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास कंप्लीटनेस, और जो है ना उसको कंप्लीट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि आया हमें जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए क्या हम वही डिफाइन कर रहे हैं या उससे कोई डिफरेंट चीज़ें तो हम डिफाइन नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ पर कंप्लीटनेस में हमारे पास क्या होता है, ऑल बिहेवियर केसेस डाटा स्पेसिफाइड, के जो हमें स्पेसिफाइड डाटा है हम उसी का यूज़ कर रहे हैं या कोई और डाटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है जी निगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन अमंग स्टेक होल्डर्स नीड। इसके अंदर हमारे पास स्टेक होल्डर्स की नीड बढ़ती है और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से उनको हम रिजॉल्व करते हैं। बैलेंसेस इंटरेस्ट अचीव एग्रीमेंट, के हमारे पास जो बेसिक इसके एग्रीमेंट्स हैं उनको हम अचीव करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है चेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। चेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल से क्या मुराद है कि हम उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है, ठीक है। मॉडिफाइबिलिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल्ड, हमारे पास यहाँ पर होगा, ये मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम, और ये नीचे स्पोर्ट्स कंट्रोल्ड चेंजेस, कि हमने कौन सी कंट्रोल्ड चेंजेस जो है ना हमने करनी है। देन हमारे पास ट्रेसेबिलिटी होता है कि हम जो अक्रॉस ऑल आर्टिफिकेट्स जो हमारे सिस्टम के होते हैं उनको ट्रेस करते हैं। चेंज कंट्रोल बोर्ड क्या होता है कि हमारे पास मैनेजर्स अपडेट टू बेस लाइन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली था लेक्चर नंबर 4 के हवाले से कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब इसके जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एस आर एस प्राइमरली डॉक्यूमेंट्स। एस आर एस किस चीज़ को डॉक्यूमेंट करता है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, व्हाट दिस सिस्टम शैल डू, मार्केटिंग स्लोगन्स, टीम स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो इसका करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास व्हाट दिस सिस्टम शैल डू, कि सिस्टम बेसिकली क्या करेगा। तो ये इसका करेक्टेड आंसर है, वही हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन चेक्स फॉर सिंटैक्स एरर्स इन कोड, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, बजट अप्रूवल ओनली, यूआई कलर स्कीम। जो रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन चेक्स होते हैं ना वो किस चीज़ के लिए होते हैं, वो कंप्लीटनेस, करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी के लिए होते हैं। तो बी इसका जो है ना वो करेक्टेड आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है ट्रेसिबिलिटी लिंक कनेक्ट। जो ट्रेसिबिलिटी लिंक से कनेक्ट किसको करती है, टेस्ट टू डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट्स, रिक्वायरमेंट टू डिज़ाइन एंड टेस्ट, यूआई टू डाटाबेस इंडेक्सेस, लॉग्स टू बैकअप्स। तो ये हमारे पास इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है रिक्वायरमेंट्स टू डिज़ाइन एंड टेस्ट। पहले हम रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हैं, देन डिज़ाइन, और फिर हमारे पास उसके टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बी इसका करेक्टेड आंसर है, ये आपने माइंड में रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रायोरिटाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। प्रायोरिटाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इट रिड्यूसेस यूज़र रिट्रेनिंग, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इट अवॉइड्स ऑल बग्स, इट रिप्लेसेस टेस्टिंग। तो ये इसलिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हमने उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हर जो हमारे पास टास्क होता है उसको प्रायोरिटी एक डिफाइन करनी होती है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट negotiation focuses on eliminating all stakeholders, balancing conflicting needs, selecting programming languages, writing user manuals। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स, कि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स हैं उनको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन इस चीज़ पर फोकस करती है, ठीक है। देन हमारे पास आ गया जी लेक्चर नंबर 5 है, और इसके हवाले से भी मैंने यहाँ पर डायग्राम जो है ना एक क्रिएट की हुई है। तो इसके हवाले से यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डायग्राम को, और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 5 की डायग्राम आ गई है। तो इसको जूम कर लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, बिजनेस रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। बिजनेस रूल्स से मुराद ये है कि हर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस रूल्स जो है ना डिफरेंट होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हमने बिजनेस रूल्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करना है। कंस्ट्रेंट्स, बिहेवियर एंड डाटा, के हमारे पास जो है ना उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और डाटा को हमने स्टोर किस तरह से करवाना है, और ये सारे रूल्स हम पहले से डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स से क्या मुराद है, शेप फेसिबल सॉल्यूशंस, के हमारे पास हम शेप करते हैं जो भी एक हमारे पास प्रॉब्लम है उसके हवाले से जो फेसिबल सॉल्यूशंस होते हैं हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है अजम्पशंस। अजम्पशंस से बेसिकली क्या मुराद है, मस्ट बी वैलिडेटेड, कि हमारे पास जो चीज़ें बेसिकली
हम चाहते हैं क्या हम वही अचीव कर रहे हैं, ये हमने एनालाइज करना होता है। देन हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास डिपेंडेंसीज होती हैं, हमारे पास रिलेट कंपोनेंट्स, देन हमारे पास एसोसिएशंस होती हैं और कंसिस्टेंसी होती है। इनेबल कोहेरेंट डिज़ाइन, तो ये हमारे पास इनेबल करता है कोहेरेंट डिज़ाइन को। और ये कंसिस्टेंसी हमारे पास किस चीज़ को इनेबल करती है, ये इनेबल करती है टेस्टिंग को, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है यूज़ केसेस एंड एक्टर्स। इसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ केसेस बेसिकली क्या होते हैं। यूज़ केसेस हमारे पास कैप्चर यूज़र गोल्स एंड इंटरेक्शंस के, बेसिकली सिस्टम के साथ जो यूज़र होगा वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा और उसका मेन जो गोल होगा वो उसको किस तरह से अचीव करेगा। जैसे अभी यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट यूज़ केस है, ये यूसेज सिनेरियोज बेसिकली हमने राइट किए हुए हैं। यूज़ केस वन है हमारे पास, यूज़ केस का टाइटल क्या है, यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब सिस्टम के अंदर यूज़र ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसको यूज़ केस को हमने एक यूज़ केस आईडी प्रोवाइड कर दी। और ये एक्टर कौन सा होगा, विजिटर होगा। विजिटर बेसिकली आएगा, पहले तो विजिट करेगा सिस्टम को, देन उसने अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो किस तरह से करेगा, डिस्क्रिप्शन, विजिटर रजिस्टर विद नेम ईमेल एंड पासवर्ड, कि वो हमारे पास रजिस्टर कर सकता है विद नेम ईमेल एंड पासवर्ड। प्री कंडीशन इसकी क्या होगी, यूज़र नॉट रजिस्टर्ड। अगर तो हमारे पास प्री कंडीशन इसकी ये है कि पहले से वो यूज़र रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर तो वो होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास सिस्टम वैलिडेट करेगा और उसको पहले सर्च परफॉर्म करके हमारी डेटाबेस के अंदर उसको शो करवा देगा एरर कि ये ऑलरेडी यूज़र जो है ना सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, अब ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो है ना ये बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ को, यूसेज जो हमारे पास सिनेरियो है ना कि कैप्चर किस तरह के उससे वो अपने गोल को जो है ना अचीव करेगा यूज़र, तो वो किस तरह से करेगा, वो इस तरह से करेगा ओपन रजिस्ट्रेशन पेज, कि उसके आगे एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। देन क्या करेगा, इंटर नेम ईमेल एंड पासवर्ड, वहाँ पर अपना ईमेल नेम और पासवर्ड को वो जो है ना ऐड करेगा। देन सबमिट फॉर्म, फिर वो फॉर्म को सबमिट करेगा और सिस्टम क्रिएट से अकाउंट, सिस्टम क्या करेगा, उसका अकाउंट क्रिएट कर देगा। और इसके अंदर पोस्ट कंडीशन क्या होगी कि इसके बाद क्या होगा, न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएटेड, कि न्यू यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एग्जेप्शन इसके अंदर क्या आ सकते हैं कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो अभी मैंने आपको बताया कि ईमेल हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्ट हो सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे पास क्या करेगा, वैलिडेट करवाएगा और एक एरर शो करेगा कि ये यूज़र पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वैलिडेशन एरर, सर्वर एरर आ सकता है, ये एक हमारे पास एग्जेप्शंस बन सकती हैं। तो ये बेसिकली यूसेज सिनेरियो होता है एक यूज़ केस का, ठीक है। देन हमारे पास एक्टर्स हैं। एक्टर्स क्या करते हैं, परफॉर्म रोल्स अफेक्ट परमिशंस। तो एक्टर्स को बेसिकली कुछ परमिशंस होती हैं जो अपनी जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपने जो है ना फीचर्स को एक्वायर करता है। देन हमारे पास क्या है, गोल डिकम्पोज, इन्फो फीचर्स एंड सिनेरियोज के, उसके हवाले से कौन कौन से फीचर्स उसको इंक्लूड होंगे और कौन कौन से सिनेरियोज को वो गैदर कर सकता है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है जी डाटा इंटरफेस एंड डाटा एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, कि इंटरफेस की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डाटा रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हमारे पास क्या है कि अगर डाटा, अब डाटा कई किस्म का हो सकता है, लाइक एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, इंटीग्रिटी। और इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमारे पास, एक्सटर्नल सिस्टम डिवाइसेस, यूज़र यूआई। हमारे पास यूज़र का यूआई हो सकता है या एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है, सिस्टम से अलग कोई चीज़, कोई सिस्टम, एक न्यू सिस्टम बना हुआ है तो उसके साथ अगर हमने लिंक करना है तो वो हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। डिवाइसेस हो सकती हैं डिफरेंट, कि हमारे पास अगर कोई प्लग इन करने हैं कोई चीज़ हमारे सिस्टम के साथ, तो हमारा सिस्टम उस चीज़ को वेरीफाई करे कि कौन सी डिवाइस इसके साथ अटैच हुई है सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास इंटरफेस की रिक्वायरमेंट्स। डाटा रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि हम एंटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो अभी फाइनल रिपोर्ट मैंने एक ओपन की हुई थी, यहाँ पर एक मेरे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आ जाती है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये अभी देखें, ये देखें यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी एंड रोल जो उसके है ना वो यहाँ पर हमने पहले डिफाइन किए हैं। एप्लीकेशन यूज़र होगा, उसका रिव्यू के साथ क्या लिंक्ड होगा, किस तरह का रिलेशन होगा, रिलेशन होगा, मतलब वन टू मैनी होगा या मैनी टू मैनी होगा,
या मैनी टू वन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसके रिलेशनशिप्स हैं। देन ये हमारे पास इसकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। तो सिस्टम के हवाले से जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं ना, पहले हम उनको जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने से मुराद है कि हम उनको जो है ना एक जो है ना अपने जो SRS डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। जैसे ये पेट अडॉप्शन एप्लीकेशन होगी, नोटिफिकेशंस हो गए, ब्लॉग पोस्ट होगी, और इसके अंदर रिव्यूज़, यूज़र्स। तो ये डिफरेंट जो है ना एंटिटीज़ इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एंटिटीज़ होती हैं। अब इस इनके साथ ये जो ऊपर हमारे पास ये बने हुए हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब देन हमारे पास आ जाते हैं जी ऑपरेशनल एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ऑपरेशनल और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स से क्या मुराद है हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली वो परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, इसका मुराद है कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि अगर हम पहली बात तो ये है कि हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। देन हमारे पास अवेलेबिलिटी, हमने ये भी ये भी एनालाइज करना है कि हमें जो है ना अवेलेबल है कि नहीं। जब यूज़र को रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, तो उस वक्त कि ऐसा तो नहीं है कि सर्वर का जो है ना एरर आ रहा हो या इस तरह का कोई, मतलब कि जब अवेलेबल यूज़र चाहे उसको अवेलेबिलिटी फ्राहम होनी चाहिए। देन स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर हम उसको जो है ना एक्सपेंड करना चाहें अपने सिस्टम को, तो ईजिली इन फ्यूचर कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देन हमारे पास सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के से क्या मुराद है कि हम एक्सेस कंट्रोल, ऐसा ना हो कि हमारे पास यूज़र जो है वो सेलर साइड को एक्सेस कर रहा हो, या एडमिन जो है वो यूज़र साइड को एक्सेस कर रहा हो। हमने प्रॉपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी होती है, जिसके अंदर हमने डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है और एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करना होता है। देन हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट से मुराद ये है कि फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। वो किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइव फ्रॉम यूज़ केसेस एंड बिजनेस रूल्स। ये किस चीज़ से ड्राइव करते हैं, ये यूज़ केसेस और डिफरेंट टेस्ट केसेस के थ्रू हम, और बिजनेस के जो रूल्स होते हैं उनके थ्रू जो है ना इसको हम डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इससे क्या मुराद है कि ग्लॉसरी, ग्लॉसरी क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेज डोमेन टर्मिनोलॉजी, कि हम स्टैंडर्डाइज करते हैं डोमेन की टर्मिनोलॉजी के हवाले से डॉक्यूमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, देन हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, रिजॉल्व थ्रो एनालिसिस एंड निगोशिएशन। तो इसको हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, एनालिसिस के थ्रू और निगोशिएशन के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास था लेक्चर नंबर 5 बेसिकली। अब इसके हवाले से जितने हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूज केसेस रिलेट टू रिक्वायरमेंट्स बाय इनकोडिंग एल्गोरिदम्स, कैप्चरिंग यूजर इंटरेक्शंस, डिफाइनिंग डेटाबेस इंजन्स, सेटिंग नेटवर्क पोर्ट्स। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास बी है, बेसिकली कैप्चरिंग यूजर इंटरेक्शन। ये किस चीज़ के लिए जो है ना यूज केस किस चीज़ को कौन सी रिक्वायरमेंट के साथ रिलेट करता है, ये बेसिकली रिलेट करता है कैप्चरिंग यूजर इंटरेक्शन के, यूजर के जो इंटरेक्शन है उसको कैप्चर करने के लिए हम यूज करते हैं। देन हमारे पास आ गया नॉन फंक्शनल कंस्ट्रेंट रिलेट टू। जो नॉन फंक्शनल फंक्शनल कंस्ट्रेंट होती है, ये किस चीज़ के साथ रिलेट करती है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड लिमिटेशंस, ओनली यूआई लेआउट, ओनली डाटा टाइप्स, ओनली हार्डवेयर स्पेसिस। तो ये बेसिकली हमारे पास रिलेट करते हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड लिमिटेशन। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो बेसिकली हमने मतलब कि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हमने वो उसको डिफाइन करना होता है। नॉन फंक्शनल से मुराद ये है कि जैसे हमारे पास सिस्टम को जब कोई क्यूरी उस पर रन की जाए तो उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए विद इन 2 सेकंड्स और 3 सेकंड्स। तो ये बेसिकली क्या है, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर का जो हमारे पास यूज़र जो होगा उसका इंटरेक्शन बेहतर नहीं रहेगा। ठीक है, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस रूल्स रिलेट टू। बिजनेस रूल्स बेसिकली किस चीज़ को रिलेट करते हैं, सोर्स कोड एंड फॉर्मेटिंग को, डोमेन पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट्स को, कंपाइलर फ्लैग्स को, लॉगिंग वर्बोसिटी को। तो ये बेसिकली जो हमारे पास बिजनेस रूल्स होते हैं ना, ये रिलेट करते हैं डोमेन पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट। डोमेन पॉलिसीज से मुराद ये है कि अब जैसे मैंने आपको अभी एक सिस्टम दिखाया है, तो ये पेट सप्लाईज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इस बिजनेस के हवाले से और इसके बिजनेस के रूल्स के हवाले से हम इसको पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, बिजनेस रूल्स होते हैं।
ठीक है, जिसके अंदर हम डोमेन पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हैं। तो बी इसका करेक्टेड आंसर है। देन चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अजम्पशंस इन रिक्वायरमेंट्स आर, जो अजम्पशंस होती हैं वो क्या हैं? फैक्ट्स ऑलवेज ट्रू, हाइपोथेसिस टू बी वैलिडेटेड, अनरिलेटेड टू डिज़ाइन, फॉरबिडन टू डॉक्यूमेंट। तो इसका जो हमारे पास करेक्टेड आंसर है हाइपोथेसिस टू बी वैलिडेटेड। Conflicts among requirements are handled by ignoring minority views, stakeholders' negotiation and prioritization, picking cheapest option, automatically freezing scope permanently। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है हमारे पास वो है स्टेक होल्डर निगोशिएशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, देन है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 6। अब इसको हम देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 6 बेसिकली जो है ना, इसके अंदर हमने एक लाइब्रेरी सिस्टम के हवाले से डिस्कस किया हुआ है हमारे पास बुक के अंदर के हम लाइब्रेरी सिस्टम जो होता है वो एक किस तरह से वर्क करता है, तो इसके हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखें जी, अब इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, पहले हम यूज केस डायग्राम के एलिमेंट्स को जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होते हैं? यूज केस डायग्राम हमारे पास एक्टर्स होंगे, एक्सटर्नल एंटिटीज हो सकती हैं लाइक यूजर्स हो सकते हैं, और स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और स्टाफ हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सिस्टम बाउंड्री क्या हो सकती है? इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। एक हमारे पास सिस्टम बाउंड्री क्या होती है? इंटरनल होती है, और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से मुराद वो होता है कि जो बाहर से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, और इंटरनली वो होता है कि जो हम सिस्टम के अंदर ही डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, वो सिस्टम की बाउंड्री जो सिस्टम के अंदर ही डिफाइन की गई हो उसको इंटरनल बाउंड्री कहते हैं। देन हमारे पास है यूज केसेस। यूज केसेस सिस्टम के फंक्शंस को बेसिकली हम कहते हैं कि जो जो फंक्शंस हम प्रोवाइड करेंगे। देन आ जाता है यूज केस रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप से क्या मुराद है? इंक्लूड्स। अब इंक्लूड से क्या मुराद है? यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे यहाँ पर यूज केस डायग्राम हमने एक क्रिएट की हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अब ये देखें, ये एक यूज केस डायग्राम है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास कस्टमर क्या करेगा? लॉगिन करेगा। जब कस्टमर लॉगिन करेगा तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? जब लॉगिन करेगा तो उसको रीडायरेक्ट कहाँ पर होना है? वो रीडायरेक्ट अपने जो उसका डैशबोर्ड होगा ना उसके ऊपर रीडायरेक्ट करेगा, और वो एक्सेस किस चीज़ को कर सकता है? व्यू माई ऑर्डर्स, और व्यू नोटिफिकेशंस, आस्क प्रोडक्ट क्वेश्चंस, सबमिट अडॉप्शन एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इंक्लूड हैं किसके साथ? कस्टमर के साथ, कि कस्टमर ये चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। देन आगे जी हमारे पास यहाँ पर है जी, तो अब यहाँ पर देखें, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स बेसिकली क्या है? ऑप्शनल आर कंडीशनल बिहेवियर। ये वो बिहेवियर्स होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। अगर इनका जो है ना उसके साथ एक्सटेंड ये रिलेशनशिप अगर हम डिफाइन कर दें तो भी बेहतर है, ना भी करें तो इससे कोई हमारे सिस्टम पर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन है हमारे पास रिलेशंस। रिलेशंस बेसिकली क्या होता है? कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर, एक्टर एंड यूज केसेस। कि हमारे पास एक्टर और उनके दरमियान, यूज केसेस के दरमियान हम कनेक्ट करवाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? रिलेशंस कहते हैं। तो ये देखें, जैसे कि हमारे पास ये एक यूज़ केस डायग्राम है, तो यहाँ पर एक एडमिन है हमारे पास, एक्टर, एक सेलर है, फिर विजिटर है, और कस्टमर है। तो कस्टमर को हम क्या करवा रहे हैं? ये बेसिकली ये हमारे पास क्या है? यूज़ केसेस हैं। तो इन यूज़ केसेस के साथ हम क्या करवा रहे हैं? कनेक्ट करवा रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? कनेक्टर कहलाते हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास, देन क्या चीज़ है जी? एक्टर्स एंड कोर यूज केसेस। अब लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर एक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? मेंबर हो सकता है, लाइब्रेरियन हो सकता है। मेंबर क्या कर सकता है? बारो कर सकता है, रीन्यू करवा सकता है, रजिस्टर कर सकता है। जबकि लाइब्रेरियन क्या कर सकता है? वो हमारे पास सर्च, रिटर्न, और जो है ना हमारे पास रीन्यू कर सकता है डिफरेंट बुक्स को। देन हमारे पास एडिशनल यूज केसेस हमारे पास कौन से हो सकते हैं? ये हमारे पास है रिजर्व आइटम को, कोई अगर आइटम है तो वो उसको रिजर्व कर सकता है।
मैनेज एंट्री इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास एडिशनल यूज केस क्या बन सकता है, लाइब्रेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे फाइन्स, अगर कोई फाइन जो है ना उसके अंदर इंक्लूड करना तो वो भी हम कर सकते हैं, तो ये एडिशनल यूज केसेस हैं। मेंटेन कैटालॉग, कैटालॉग को मेंटेन कर सकता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इन्वेंट्री को मैनेज करना भी लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एक्टर के लिए होनी चाहिए। देन अब हमारे पास है जी यूज केस स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद है, यहाँ पर प्री कंडीशंस के, उसकी प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए, स्टेट रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्ट, के स्टेट को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी कि उसको स्टार्ट करने से पहले। देन हमारे पास पोस्ट कंडीशंस आती हैं। पोस्ट कंडीशन से क्या मुराद है, स्टेट्स गारंटीड आफ्टर सक्सेस, क्या जो उस जो है ना स्टेट हमारे पास जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उसकी गारंटीड जो सक्सेस होगी उसको शो करवाना कि क्या उसके बाद क्या बेसिकली सिस्टम क्या करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया ना कि ये एक हमारे पास यूज़ केस है। तो यहाँ पर प्री कंडीशन क्या है, यूज़र नॉट रजिस्टर्ड, कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी। अब पोस्ट कंडीशन क्या है कि न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएटेड, कि ये हमारे पास एक गारंटीड सक्सेस होगी कि उसने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास पोस्ट कंडीशन कहलाती है। देन हमारे पास अल्टरनेटिव फ्लोज हो सकते हैं, हैंडल एग्जेप्शंस, ठीक है, जो कि हम एग्जेप्शंस को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। मेन फ्लो हमारे पास टिपिकल स्टेप्स जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे वो हम डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ पर जैसे ये स्टेप्स डिफाइन है, ठीक है, इस तरह से। देन हमारे पास क्वालिटी एंड कंस्ट्रेंट्स आ जाता है। क्वालिटी एंड कंस्ट्रेंट्स से क्या मुराद है, यहाँ पर ट्रिगर्स, इवेंट्स स्टार्टिंग, कि हमारे पास इवेंट्स कौन से इवेंट से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे यूज़ केस को, कौन सा यूज़ केस हम पहले स्टार्ट करेंगे, देन नेक्स्ट पर जाएंगे, और हमारा ये जो गोल होगा वो उसको किस तरह से अचीव करना है। देन हमारे पास आती है इसके अंदर एरर हैंडलिंग आती है, जिसको हम एग्जेप्शन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और फिर इनपुट्स और आउटपुट्स के हमारे पास इनपुट क्या जा रही है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट कौन सी आ रही है, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, जो कि हमारी क्वालिटी के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, डाटा एक्सचेंज हमें करना पड़ता है कि डाटा को एक्सचेंज करना है, लाइक अगर इंटीजर को हमने करेक्टर के अंदर जो है ना कहीं पे एक्सचेंज करवाना है तो वो किस तरह से हमने एक्सचेंज करवाना है, ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखना पड़ती हैं। देन है हमारे पास नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल से क्या मुराद है, रिस्पॉन्स टाइम, एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी, ये बेसिकली नॉन फंक्शनल होती हैं। ठीक हो गया। अब लेक्चर नंबर 6 के हवाले से हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टिपिकल एक्टर्स इन ए लाइब्रेरी सिस्टम इंक्लूड, जो टिपिकल एक्टर्स हैं इन लाइब्रेरी सिस्टम इंक्लूड कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, कंपाइलर एंड लिंकर, मेंबर लाइब्रेरियन, राउटर एंड स्विच, क्रॉन एंड शेल। तो इसके अंदर जो अभी अभी हमने डिस्कस किया मेंबर एंड लाइब्रेरियन इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी है इसका। देन आ जाते हैं बारो बुक लाइकली एक्सटेंड रिटर्न बुक, इंक्लूड्स वैलिडेट मेंबरशिप, इट इज अनरिलेटेड टू कैटलॉग, इज ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो बारो बुक है लाइकली ये बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये इंक्लूड करता है वैलिडेट मेंबरशिप को। ठीक है, बी इसका करेक्टेड आंसर होगा। देन हम चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सर्च कैटालॉग इज इनिशिएटेड बाय, जो सर्च कैटालॉग है ये किस चीज़ से इनिशिएट होगा, डेटाबेस, एडमिन ओनली, मेंबर एंड आर लाइब्रेरियन, प्रिंटर, डेमन और बैकअप जॉब। तो ये हमारे पास मेंबर आर लाइब्रेरियन जो है ना उससे इनिशिएट होगा। ठीक है, ये इसका करेक्टेड आंसर है। इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, जी हो गया। अब देन चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रीन्यू लोन में इंक्लूड चेक्स, फाइन्स, एक्सटेंड शटडाउन सिस्टम, इंक्लूड कंपाइल कोड, बी ए हार्डवेयर इंटरप्ट। तो ये हमारे पास इंक्लूड चेक फाइन्स जो है ना इसका इसके अंदर इंक्लूड होगा। चेक फाइन हम इस पर लगा सकते हैं। रीन्यू लोन में यूज केस डायग्राम्स प्राइमरली शो, यूज केस जो डायग्राम होता है ये प्राइमरली क्या शो करती है, कंट्रोल फ्लो को, यूजर गोल्स एंड एक्टर इंटरेक्शंस,
क्लास इनहेरिटेंस ओनली डेटाबेस स्कीमास। तो ये बेसिकली हमारे यूज़र के गोल एंड एक्टर के इंटरेक्शन को जो है ना वो शो करती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। जी तो फ्रेंड्स ये हमारे पास लेक्चर नंबर है 7 और उसके हवाले से ये डायग्राम जो है ना इसको आप माइंड मैप बोल सकते हैं। तो इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो इससे मैं आपको जो इसके पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर करवा दूंगा, और साथ में इसके जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट वो भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम्स के हवाले से ये लेक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास कोर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास सिंक होता है, और जिसके अंदर हम सिंक एनालिसिस करते हैं और सोर्स एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती है और डाटा स्टोर किस तरह से होता है, प्रोसेसेस। हमारे पास मेन जो प्रोसेस है सिंक और सोर्स के बिटवीन जो चलता है उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। और सिस्टम स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, डाटा फ्लोज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी। तो डाटा फ्लो नेम्ड फ्लोज हम जो है ना यूज़ करते हैं एक्सप्रेस मीनिंग्स, और ताकि वो जो है ना उसके जो डाटा का फ्लो है ये बेसिकली क्या करता है, एक्सप्रेस करता है मीनिंग को और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है। देन हमारे पास है जी सिस्टम स्ट्रक्चर। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है हमारे पास सिस्टम बाउंड्री, और डीएफडी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास लेवल 1 डायग्राम, लेवल 0 डायग्राम और फिर लेवल 2 डायग्राम। तो ये डिफरेंट क्या होते हैं, सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और देन हमारे पास आता है जी बैलेंसिंग एंड कंसिस्टेंसी। इंटरफेस प्रिजर्वेशन, कंसिस्टेंट इनपुट आउटपुट, लेवल बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और देन हमारे पास आता है जी क्वालिटी एंड वैलिडेशन। क्वालिटी एंड वैलिडेशन से क्या हमारा वैलिडेशन चेक्स को हम परफॉर्म करते हैं, कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस को जो है ना हम ऑब्जर्व करते हैं। देन हमारे पास इंटीग्रेशन एंड मैपिंग होता है, इसके अंदर हम डी एफ डी कंप्लीटनेस को जो है ना यूज़ करते हैं, यूज़ केसेस को और ऑब्जेक्ट मॉडल को जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके हवाले से जो हमारे पास MCQs हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सोर्स इन डाटा फ्लो कॉन्टेक्स्ट इज, सोर्स क्या है बेसिकली डाटा फ्लो के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल ओरिजिन ऑफ डाटा, डाटाबेस टेबल, यूआई विजेट। तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल ओरिजिन ऑफ डाटा है, ठीक है, जो सोर्स होता है। देन हमारे पास है जी सिंक इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल डेस्टिनेशन ऑफ डाटा, इंटरनल बफर, कंपाइलर एरर, प्रोग्राम काउंटर। जो हमारे पास सिंक होता है ना ये डिफाइन करता है एक्सटर्नल डेस्टिनेशन ऑफ डाटा को डिफाइन करता है। तो ये इसका ए करेक्टेड आंसर है। पहले वाले का हमारे पास बी था करेक्ट आंसर, ये वाला, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम टिपिकली शोज। जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है ये टिपिकली किस चीज़ को शो करती है, ओनली इंटरनल क्लासेस को, सिस्टम एंड एक्सटर्नल एंटिटीज, विद डाटा फ्लोज, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स, मेमोरी मैप। तो ये जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है ना ये टाइपिकली शोज करती है सिस्टम एंड एक्सटर्नल एंटिटीज विद डाटा फ्लोज। ये उसके डाटा फ्लोज को बेसिकली डिफाइन जो है ना सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफाइन करते हैं। तो ये बी इसका करेक्टेड आंसर है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंसिंग अक्रॉस DFD लेवल्स इंश्योर्स आइडेंटिकल वेरिएबल्स नेम्स, कंसिस्टेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स, फास्ट कंपाइलेशन, स्टैटिक लिंकिंग। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कंसिस्टेंट इनपुट्स एंड आउटपुट, ठीक है। हमारे पास इनपुट्स एंड आउटपुट्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। DFD लेवल्स इंश्योर, DFD लेवल जो है ना ये इस चीज़ को इंश्योर करता है। देन हमारे पास डाटा स्टोर्स इन DFD रिप्रेजेंट। जो हमारे पास DFD के अंदर डाटा स्टोर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइल आर डाटाबेसेस, एक्टर्स, थ्रेड्स, APIs। तो इनको हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं फाइल्स आर डाटाबेसेस के थ्रू, ठीक है। अब देन है हमारे पास लेक्चर नंबर 8, ये है बेसिकली स्टेट डायग्राम्स के हवाले से। इसको भी मैं यहाँ पर सेपरेटली जो है ना ओपन कर लेता हूँ। तो ये है हमारे पास स्टेट डायग्राम्स के हवाले से। इसके जो हमारे पास स्टेट की टाइप्स बेसिकली क्या होती हैं, इनिशियल स्टेट होती है, कंपोजिट स्टेट होती है, और कंकरेंट रीजन जो है ना इसके वो होते हैं, और देन फिर हमारे पास फाइनल स्टेट होती है, ठीक है। और ये बेसिकली स्टेट डायग्राम जो होती है ना वो इस टाइप की होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से।
या हम इसको जो है ना सीक्वेंस डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो ये देखें, ये है बेसिकली हर एंटिटी के अकॉर्डिंग जो है ना हमने यहाँ पर, जैसे कि इस रिपोर्ट के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर विजिटर है, ब्राउज़र है, अकाउंट कंट्रोलर, बेसिकली अकाउंट कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। देन हमारे पास डेटाबेस और डीबी, फिर प्रोफाइल कंट्रोलर होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। लेकिन पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो कोर एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टेट्स होती हैं, ट्रांजिशंस होती हैं, गार्ड्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और देन हमारे पास क्या होता है, एक्शंस होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास स्टेट का बिहेवियर कौन सा हो सकता है, एंट्री एक्शंस, एग्जिट एक्शंस और सेल्फ ट्रांजिशंस। कि हमारे पास उसके सेल्फ ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं, एग्जिट एक्शंस भी हो सकते हैं, एंट्री एक्शंस। इसके अंदर डिफरेंट ये बिहेवियर इसके अंदर पाए जाते हैं। स्टेट इनवेरिएंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है लाइफ साइकिल एंड मॉडलिंग, ठीक है। लाइफ साइकिलिंग एंड मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल जो है ना उसको डिफाइन करते हैं, बाउंड्रीज उसकी जो है ना उसको डिफाइन करते हैं, और उसके जो एज केसेस होते हैं उनको भी हम एनालाइज करते हैं। देन हम उसकी एरर हैंडलिंग को भी वहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब देन हमारे पास क्या आ जाता है जी, ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास इवेंट के ट्रिगर्स को जो है ना हम एनालाइज करते हैं, गार्ड कंडीशंस को और ट्रांजिशंस के एक्शंस को जो है ना हम ऑब्जर्व करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किस तरह से हो सकती है, यूज केसेस, सिनेरियोज एंड स्टेट चेंजेस। कि हमारे पास यूज केसेस इसके अंदर होते हैं, और फिर उसके अंदर हमारे पास उसका सिनेरियो बनता है। सिनेरियो के बाद हम डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर स्टेट किस तरह से चेंज होगी। इसी तरह से ऑर्डर स्टेट्स के हवाले से हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है। जैसे कि कोई ऑर्डर करता है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी। और यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कि एक कस्टमर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कोई ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। फिर उसको रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास अगर तो सेलर है या एडमिन है, तो वो उसको क्या करता है, अप्रूव करता है। अप्रूव करने के बाद वो क्या करता है, शिफ्ट करता है, या उसका जो है ना स्टेटस को चेंज करता है कि डिलीवर्ड हो गया है, तो डिलीवर्ड का स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए। देन हमारे पास अगर वो ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास कैंसिल का ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्डर की स्टेट्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर मुझे मिल जाए तो ऑर्डर के हवाले से। हाँ ये रहा, ये हमारे पास जैसे कि एक सीक्वेंस बना हुआ है ना, इसके अंदर क्या करता है, कस्टमर क्या करता है, प्रोसीड टू चेकआउट, वो चेकआउट करता है। देन क्या करता है, ब्राउज़र पर, मतलब कि हमारे पास ब्राउज़र क्या करता है, गेट चेकआउट, चेकआउट फॉर्म को जो है ना वो गेट करता है। देन हमारे पास क्या होता है, चेकआउट कंट्रोलर, एक कंट्रोलर हमारे पास क्या कर रहा होता है कि चेकआउट के जो है ना मतलब कि चेकआउट के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। देन हमारे पास एडमिन ऑर्डर्स, एडमिन ऑर्डर क्या करता है, लोड कार्ट शिपिंग कंपनीज, कि वो क्या करता है कि एडमिन हमारे पास बेसिकली डिफरेंट कंपनीज को ऐड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एक बेसिकली हमारे पास सिस्टम जो है ना इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये डिटेल्ड व्यू है, लेकिन हम फिर भी इसको डिस्कस करेंगे। डेटाबेस क्या करती है, तो ये हमारे पास डीबी के अंदर इस तरह से ये रिस्पॉन्स जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि कार्ड प्लस कंपनीज, कार्ड के अंदर हमारे पास क्या होगा, कार्ड होगा और कंपनीज के जिसके थ्रू शिपिंग हो रही है, ठीक है। रेंडर चेकआउट वो हमारे पास, देन हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या होता है, रेंडर चेकआउट, चेकआउट के पेज को जो है ना रेंडर करता है। पोस्ट चेकआउट एड्रेस शिपिंग पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें फिर जो है ना यूज़र क्या करता है, इंसर्ट करता है। देन इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, क्रिएट ऑर्डर यूज़र आईडी, टोटल्स, शिपिंग कंपनी नेम। तो ये इसके अंदर ऑर्डर के अंदर क्या इंक्लूड होगा, ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। देन हमारे पास इंसर्ट ऑर्डर, ऑर्डर इंसर्ट हो जाता है, और हमारे पास क्रिएट ऑर्डर आइटम फ्रॉम कार्ट आइटम, कार्ट आइटम से हमारे पास ऑर्डर की आइटम्स क्रिएट होती हैं। देन हमारे पास क्या होता है, इंसर्ट ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर के अंदर क्या होगा, ऑर्डर की आइटम इंसर्ट होंगी। देन हमारे पास क्लियर कार्ट हो जाएगा, जब ये ऑर्डर हो जाएगा तो कार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। शो कन्फर्मेशन, और यूज़र को क्या शो करवा दिया जाएगा, कन्फर्मेशन शो करवा दी जाएगी। देन हमारे पास एडमिन साइड से क्या होगा, अपडेट ऑर्डर स्टेटस। ये अब हमारे पर डिपेंड करता है कि अगर हम एडमिन को जो है ना वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं या सेलर को देना चाहते हैं। अगर सिस्टम के अंदर सेलर, यूज़र, कस्टमर और विजिटर इंक्लूड हों, तो जस्ट अगर कस्टमर और एडमिन है तो जाहिर सी बात है फिर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
किसको जाएगी, एड 1 को जाएगी। तो ये हमारे पास सेव्ड हो जाता है। ये इस तरह से बेसिकली ये वर्किंग करती है, पूरा जो फ्लो है ना ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो है ना आपको मेन आइडिया हो गया होगा इस जो है ना डायग्राम के थ्रू, और जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाए। अब चलते हैं हमारे पास इसके हवाले से जितने भी इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम मॉडल्स हार्डवेयर वायरिंग, ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल एंड इवेंट्स, कंपाइलर फेजेस, मेमोरी एंड पेजिंग। तो ये हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल एंड इवेंट्स को जो है ना डिफाइन करता है, उसको जो है ना रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास है ट्रांजिशन अकर्स ड्यू टू गार्ड ओनली इवेंट्स ट्रिगरिंग मूवमेंट बिटवीन स्टेट्स। तो ये इसका जो है ना करेक्टेड आंसर है, बी ही इसका करेक्टेड आंसर है, क्योंकि जब हम किसी इवेंट को ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर करने का मतलब है कि क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद मूवमेंट क्या हो, मूवमेंट बिटवीन स्टेट्स के, हमारे स्टेट्स के दरमियान जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन अक्कर ड्यू टू, ट्रांजिशन किस तरह से अक्कर होती है, किस चीज़ से अक्कर होती है, तो वो इवेंट के ट्रिगर होने से जो है ना हमारे पास अक्कर होती है। बी इसका करेक्टेड आंसर है। देन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, गार्ड कंडीशन इज अ यूआई बॉर्डर बोलियन इनेबलिंग ए ट्रांजिशन डेटाबेस ट्रिगर टेस्ट स्टब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोलियन इनेबलिंग ए ट्रांजिशन। देन हमारे पास एक्शन ऑन ट्रांजिशन इज, जो हमारे पास एक्शन होता है ट्रांजिशन के ऊपर वो क्या है, ऑलवेज डाटा परसिस्टेंस, ऑप्शनल एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग ट्रांजिशन, फॉरबिडन इन यूएमएल, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हमारे पास ऑप्शनल एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ये इसका करेक्टेड आंसर है। देन हमारे पास इनिशियल स्टेट इज शोन एज, जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है उसको हम शो करते हैं कैसे, हॉलो सर्कल, फील्ड सर्कल, डायमंड, रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास फील्ड सर्कल होता है जिसके थ्रू हम इसको शो आउट करवाते हैं। बी इसका करेक्टेड आंसर है। देन है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 9, और इसको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जी। अब यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल जो है ना उसके हवाले से इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। पहला हमारे पास चीज़ क्या है कि मॉडल के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सिक्वेंशियल मॉडल हो सकता है, फीडबैक लूप्स, प्रोटोटाइपिंग और रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर हम ये सारे इसके क्या हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और प्रोसेस मॉडल क्या होता है कि इसके अंदर जो मॉडल का प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं, हमारे पास आइटरेटिव मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, वी मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है और वाटरफॉल मॉडल है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास रिपोर्ट के अंदर ये बेसिकली डिफाइंड होगा कि हमारे पास जो मॉडल्स हैं, जो मेथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बेसिकली यहाँ पर हम मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, ये देखें जी। अब यहाँ पर देखें जो प्रोसेस मॉडल होता है ना, यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल, ये देखिए वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। द वाटरफॉल मॉडल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। इट इज़ ए लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच। लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच से मुराद ये है कि एक सीक्वेंस वाइज इसके अंदर जो है ना हम स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, वेयर ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज बिगन्स। क्या इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो पहले वाला फेज होता है ना हम पहले उसको कंप्लीट करते हैं, देन हम जो है ना नेक्स्ट फेज की जानिब बढ़ते हैं। दिस मॉडल इज कॉल्ड वाटरफॉल बिकॉज इट रिसेंबल्स ए वाटरफॉल फ्लोइंग स्टेडीली डाउनवर्ड थ्रू डिफरेंट फेजेस, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास स्पाइरल मॉडल क्या होता है। स्पाइरल मॉडल के अंदर क्या होता है, स्पाइरल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। ये हमारे पास एंड प्रोटोटाइपिंग कि इसके अंदर हमारे पास क्या इंक्लूड होता है कि हमारे पास प्रोटोटाइपिंग और वाटरफॉल मॉडल की जो है ना फीचर को कंबाइन करके करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल मॉडल कहते हैं। इट फोकसेस ऑन रिपीटिंग द डेवलपमेंट। इसके अंदर बेसिकली फोकस किस चीज़ पर किया जाता है, रिपीटिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इन साइकिल्स। डिफरेंट साइकिल्स के थ्रू जो है ना हम प्रोसेस के जो डेवलपमेंट के जो साइकिल है ना उसको
प्रोसेस करते हैं। देन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉल्ड स्पाइरल्स। ये जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई, डिफरेंट स्पाइरल्स बने हुए हैं। पहले हमारे पास हमने एक जो है ना टास्क कंप्लीट किया, फिर उसको वैलिडेट किया। अगर हमारे पास वो कंप्लीट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर अगेन जो है ना प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, ऑपरेशनल प्रोटोटाइप, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको अगेन एंड अगेन जो है ना एनालाइज करते रहते हैं, जब तक कि हमें रिक्वायर्ड चीज़ मिल नहीं जाती, हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, ये होता है बेसिकली हमारे पास स्पाइरल मॉडल। देन है हमारे पास डिसीजन फैक्टर्स। हमारे पास डिसीजन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, डोमेन के हवाले से होता है रिस्क लेवल, कंस्ट्रेंट्स और स्टेक होल्डर्स। हमें ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे फैक्टर्स को माइंड में रखना होता है कि डोमेन के हवाले से अगर कोई हमारे पास डिसीजन लेना है तो हम डोमेन के नॉलेज, क्योंकि हमारे पास डोमेन का नॉलेज होगा तो जाहिर सी बात है हमको एक अच्छा डोमेन के अकॉर्डिंग जो है ना डिसीजन ले सकते हैं। रिस्क लेवल हमें पता होना चाहिए कि किस डोमेन के अंदर इसका रिस्क कितना हो सकता है, ठीक है ना, रिस्क का लेवल कितना हो सकता है। कंस्ट्रेंट्स को हम डिफाइन करते हैं और स्टेक होल्डर्स को हम मद्देनजर रखते हैं। देन है हमारे पास वाटरफॉल डिटेल्स। यहाँ पर बेसिकली ये थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं। वाटरफॉल डिटेल्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये एक क्या है, सिक्वेंशियल फेजेस होते हैं, लिमिटेड बैक ट्रैक, इसके अंदर लिमिटेड बैक ट्रैक होता है। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल के अंदर आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर क्या होता है, इवॉल्विंग वर्जन्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करते हैं जब तक कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो जाती। प्लांट इंक्रीमेंट्स, रेगुलर फीडबैक, इसके अंदर फीडबैक रेगुलरली जो है ना फीडबैक मिलता रहता है, यूजर्स के साथ इंटरेक्शन सही रहती है। देन हमारे पास है गवर्नेंस एंड क्वालिटी, गेट्स एंड रिव्यूज़, क्राइटेरिया एंड मैट्रिसेस को हम डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है मॉडर्न प्रैक्टिसेस के अंदर क्या होता है, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन एंड टेलरिंग। अब जो डिलीवरेबल्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम उसको पहले प्लान करते हैं, फिर हम रिक्वायरमेंट्स को जो है ना डिफाइन करते हैं, देन हम डिज़ाइन उसका तैयार करते हैं और फिर हम कोड एंड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल का कंप्लीट फ्लो है। अब चलते हैं हम इसके जो MCQs हैं उनको देख लेते हैं। वाटरफॉल प्रोसेस एम्फेसाइजेज हैवी इंटरेक्शंस बिटवीन ऑल फेजेस, sequential phases with limited feedback, no documentation, pair programming only। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास sequential phases with limited feedback, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो बी इसका करेक्टेड आंसर है। देन है हमारे पास स्पाइरल मॉडल कंबाइंड। स्पाइरल मॉडल किस चीज़ का कंबाइंड है, ये हमारे पास कंबाइंड है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग विद रिस्क फोकस, कि हम इसके अंदर रिस्क के ऊपर भी फोकस करते हैं। ए इसका करेक्टेड आंसर है। देन हमारे पास आइटरेटिव डेवलपमेंट डिलीवर्स। जो आइटरेटिव डेवलपमेंट है ये किस चीज़ को डिलीवर करते हैं, वन फाइनल रिलीज ओनली, मल्टीपल इवॉल्विंग वर्जन्स, नो यूज़र फीडबैक, फ्रोजन रिक्वायरमेंट्स। तो इसके अंदर हम मल्टीपल जो है ना इवॉल्विंग वर्जन्स को डिलीवर करते हैं जब तक कि हमारी जो है ना प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट रेडी नहीं हो जाती। देन हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल डिलीवर्स। इंक्रीमेंटल मॉडल किस तरह से डिलीवर होता है, मोनोलिथिक फीचर्स एट वंस, फीचर्स इन इंक्रीमेंट्स, हार्डवेयर फर्स्ट, डिज़ाइन लास्ट। तो इसके अंदर जो हमारे पास जो फीचर्स रहते हैं ना इनको इंक्रीमेंट्स करते हैं। ठीक है, बी इसका करेक्टेड आंसर। देन हमारे पास प्रोसेस सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन। हमारे पास जो प्रोसेस सिलेक्शन होती है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, टीम साइज एंड कल्चर ओनली, डोमेन रिस्क, कंस्ट्रेंट्स, स्टेक होल्डर नीड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आईडीई प्रेफरेंसेस। तो ये इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है हमारे पास डोमेन। हमें डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। जो प्रोसेस सिलेक्शन होती है उसको सिलेक्शन करने के लिए हम किस चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं, डोमेन पर और उसके रिस्क पर, कि उसके अंदर रिस्क कितना है, कंस्ट्रेंट कितने हैं और स्टेक होल्डर की नीड क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो बी इसका करेक्टेड आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 10 और उसके हवाले से ये हमारे पास एक माइंड मैप है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देन इसके जो MCQs हैं उनको भी हम कवर करेंगे। अब इसके ये जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है ये बेसिकली प्रोटोटाइपिंग और UI UX डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स के हवाले से है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हमारे पास हम देख लेते हैं कि प्रोटोटाइप
ग्रुपिंग की जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक हमारे पास लो फिडेलिटी होता है और एक हमारे पास होता है हाई फिडेलिटी। हाई फिडेलिटी और लो फिडेलिटी में फ़र्क क्या है। लो फिडेलिटी यूआई डिज़ाइन वो होता है जो हम डिफरेंट पेपर मॉकअप्स और स्केचेस के थ्रू जो है ना क्रिएट करते हैं हमारे सिस्टम को जो है ना डेवलप करने के लिए, मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए। और हाई फिडेलिटी वो होता है जिसके अंदर हम एक इंटरेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जी यू आई बेसिकली डिफाइन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे डिज़ाइन के अंदर, क्लैरिटी होनी चाहिए और अफोर्डेंस और फीडबैक होना चाहिए। देन है हमारे पास नेविगेशन डिज़ाइन। अब जब हम नेविगेशन डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो हमारे पास ये किस तरह का होना चाहिए। सिंपल, डिस्कवरेबल एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। सिंपल से मुराद कि हर तरह के यूज़र के लिए एक्सेसिबल हो और डिस्कवरेबल हो, मतलब कि उसको ईज़िली वो जो है ना अ, अ, जो फाइंड कर सके डिफरेंट मेन्यूज़ को, और कंसिस्टेंट होना चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है लेआउट एंड विजुअल डिज़ाइंस। उसके अंदर क्या होता है कि हम अलाइनमेंट और विजुअल हायरार्की का यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं, स्पेसिंग और ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे लेआउट को जो है ना विजुअली जो है ना इंटरेक्टिव बनाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है फॉर्म डिज़ाइन। जो फॉर्म डिज़ाइन होता है उसको हम किस तरह से करते हैं, उसको हमें एक कंसिस्टेंट वे के साथ क्रिएट करना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग के साथ, प्लेस होल्डर्स के साथ और प्रॉपर टैब का ऑर्डर्स यूज़ करते हुए, और ताकि ये इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी से मुराद है कि हमारे पास स्क्रीन रीडर्स, कंट्रास्ट और कीबोर्ड नेविगेशन, ताकि इजीली जो है ना एक्सेसिबल हो ये यूज़र के लिए। देन हमारे पास एरर हैंडलिंग आ जाता है। एरर हैंडलिंग हम किस तरह से करते हैं। एरर रिकवरी, एरर प्रिवेंशन। एरर रिकवरी से मुराद है अनडू एंड गाइडेंस। क्लियर मैसेज, हमारा मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए यूज़र के लिए ताकि वो एम्बिगियस ना हो, ठीक है। और एरर प्रिवेंशन से मुराद है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स। कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को जो है ना हम रख सकते हैं ताकि कोई एरर क्रिएट ना हो सकता है ना, लाइक कुछ फील्ड्स हम ऐसी क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर हमें लेट्स से अगर इंटीजर चाहिए और यूज़र जो है ना वो उसके अंदर क्या करता है कि वो करैक्टर टाइप जो है ना उसके अंदर इंसर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट्स जो है ना कुछ असाइन कर सकते हैं, लाइक हम वहाँ पर ज़ीरो रख सकते हैं एज ए डिफ़ॉल्ट, ताकि यूज़र को आइडिया हो जाए कि यहाँ पर हमने इंटीजर वैल्यू जो है ना वो ऐड करनी है, ठीक है। और डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास यूज़र का फीडबैक होना चाहिए। स्टेटस, कंफर्मेशन, प्रोग्रेस और वार्निंग्स, ये डिफरेंट जो है ना थिंग्स को हमें सिस्टम के अंदर जो है ना रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि जो हमारे पास चीज़ें हैं वो प्रॉपरली क्लियर वे से हमारे पास शो हों, ठीक है। अब इसके हवाले से हमारे पास आ जाते हैं, हम इसके जो एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप इज़, जो हमारे पास लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप होता है वो क्या है। इंटरेक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम, पेपर आर सिंपल मॉकअप्स, फाइनल जीयूआई डिज़ाइन, डेटाबेस स्कीमा। तो ये हमारे पास होता है पेपर आर सिंपल मॉकअप्स के थ्रू जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पास लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप होता है, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं आपने ये माइंड में रखने हैं। हो सकता है आपको जो है ना इंस्ट्रक्टर स्टेटमेंट्स को चेंज भी अगर करके दे दे हमारे पास क्वेश्चन को या एमसीक्यूज़ को, तो आपको इसके हवाले से कंसेप्ट का पता होना चाहिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको इजीली जो है ना आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकेंगे और आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, गुड जी यू आई डिज़ाइन प्रिंसिपल इज़। जो अच्छा जी यू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है उसका प्रिंसिपल कौन सा है। इनकंसिस्टेंट फीडबैक, क्लियर अफोर्डेंस एंड कंसिस्टेंसी, हिडन नेविगेशन, फ्लैशी एनिमेशन ओनली। तो ये हमारे पास क्लियर अफोर्डेंस एंड कंसिस्टेंसी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन आ जाते हैं जी हमारे पास यूजबिलिटी टेस्टिंग फोकसेस ऑन एल्गोरिदमिक complexity, यूज़र टास्क एंड एरर्स, कंपाइलर वार्निंग्स, नेटवर्क लेटेंसी ओनली। तो इसका जो हमारे पास करेक्टेड आंसर है यूज़र टास्क एंड एरर्स, कि जो यूज़र टास्क परफॉर्म करे उसके जितने भी एरर्स हैं वो भी साथ में शो होने चाहिए। अगर कोई एरर आए तो उसको साथ साथ जो है ना डिफरेंट अलर्ट्स के थ्रू या वार्निंग्स के थ्रू जो है ना यूज़र को गाइड किया जाए, ताकि उसको पता हो कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास यूजेबिलिटी बन जाती है, ठीक है।
यूजिबिलिटी टेस्टिंग फोकसेस ऑन, यूजिबिलिटी जो टेस्टिंग होती है ना वो इस चीज़ पर फोकस करती है, ठीक है। एंड देन है हमारे पास थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग इज यूज टू रिप्लेस प्रोडक्शन सिस्टम, एक्सप्लोर रिक्वायरमेंट्स क्विकली, इन्फोर्स सिक्योरिटी पॉलिसीज, बिल्ड इंस्टॉलर्स। तो ये हमारे पास एक्सप्लोर रिक्वायरमेंट्स क्विकली, ठीक है। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग इज यूज टू एक्सप्लोर रिक्वायरमेंट्स क्विकली, कि हमारे पास ये एक्सप्लोर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को क्विकली यूज में आता है थ्रो वे प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग एम टू, जो हमारे पास एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप होता है उसका बेसिकली एम क्या होता है, बी डिस्कार्डेड इमीडिएटली, ग्रो प्रोटोटाइप इनटू फाइनल प्रोडक्ट, अवॉइड यूजर फीडबैक, स्किप टेस्टिंग। तो ये हमारे पास इसका बी करेक्टेड आंसर है, ग्रो प्रोटोटाइप इनटू फाइनल प्रोडक्ट। देन है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 11, इसके हवाले से भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 11 सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के हवाले से। तो हमारे पास डिज़ाइन लेवल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, एक इंटरफेस डिज़ाइन होता है और एक डिटेल डिज़ाइन होता है, ठीक है। देन हमारे पास डिज़ाइन गोल्स कौन कौन से होते हैं, मॉडुलैरिटी और अब्स्ट्रैक्शन और सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अब सेपरेशन ऑफ कंसर्न या अब्स्ट्रैक्शन और मॉडुलैरिटी से क्या मुराद है ये मैं आपको बता देता हूँ। मॉडुलैरिटी से मुराद ये है कि हमारा जो डिज़ाइन है ना वो मॉड्यूलर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और हमारे सेपरेशन ऑफ कंसर्न से मुराद ये है कि अगर हम इन फ्यूचर अगर हमारे जो यूज़र इंटरफेस है अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो हमारा जो बैकएंड है वो सेपरेट रहना चाहिए यूआई से। और अगर हम कोई न्यू यूआई को अगर हम उसके साथ अटैच करना चाहते हैं या लिंक्ड करना चाहते हैं तो वो हम इजीली कर सकें, ठीक है। अब इसी तरह से अब इसकी जो है ना एक छोटी सी मिसाल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ना मैंने एक यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, बेसिकली जो मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर देखें ये बेसिकली सी शार्प के अंदर डेवलप्ड है और ये इंटरप्राइज एप्लीकेशन है। इसके अंदर बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन मैंने इसी तरह से की हुई है जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का जो है ना जिक्र किया गया है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है एक प्रोजेक्ट का, ठीक है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हमने एरियाज़ का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। एरियाज़ के अंदर हमारे पास क्या है, एडमिन है, सेलर है। और एडमिन है, एडमिन और सेलर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, कंट्रोलर्स क्रिएट किए हुए हैं। कंट्रोलर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो उसके डाटा को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और व्यूज़ बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो यूज़र इंटरफेसेस है ना वो हमारे पास क्या है, व्यूज़ के अंदर हमने इनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। डिटेल्स डॉट सी एस एच टी एम एल इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट एच टी एम एल का जो यू आई है ना वो इसके अंदर है, जबकि जो कंट्रोलर है ना जो मेन मेथड्स हैं वो हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। और जैसे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स मेथड है जो कि इंडेक्स पेज को जो है ना लोड करेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है ना कोड सेपरेट होना चाहिए यूआई से, ठीक है ना, ताकि हम इन फ्यूचर अगर इसको अपडेट करना चाहें तो इजीली अपडेट कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये बेसिकली इसके अंदर मैंने एमवीसी जो है ना मॉडल व्यू कंट्रोलर स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, ये है मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिए हैं, जैसे कि अभी एप्लीकेशन यूज़र है, एप्लीकेशन यूज़र से हमें क्या रिक्वायर्ड है मैं बताता हूँ आपको। हमें रिक्वायर्ड होता है क्या, हमें नेम, एड्रेस और फोटो पाथ जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो इसके हवाले से जो इसका व्यू है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ठीक है। व्यूज़ के अंदर हमने इसके डिफरेंट जो है ना व्यूज़ किए हुए क्रिएट किए हुए हैं। अब जैसे कि हमारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंट के हवाले से, अकाउंट एक्सेस डिनाइड का हमने अलहदा से बनाया हुआ है, लॉगिन के लिए अलहदा, रजिस्टर के लिए अलहदा, और बाद में इनको लिंक्ड किया हुआ है और इनके डिफरेंट मॉडल्स को इनके साथ लिंक्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कि हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न होनी चाहिए कि अगर कल को अगर हम व्यूज़ को या जो है ना बैकएंड को सेपरेट करना चाहें तो इजीली कर सके, ठीक है। एम्बिगियस नहीं होना चाहिए हमारा डिज़ाइन, ठीक है, और प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली समझाने का पर्पज़ था आपको। देन है हमारे पास आर्किटेक्चरल पैटर्न। हमारे पास आर्किटेक्चरल जो पैटर्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास एक लेयरिंग होती है डोमेन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। अब डोमेन लेयर से मुराद क्या है कि हमारे पास
हम डोमेन के अकॉर्डिंग जो है ना उसको डेवलप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर से क्या मुराद है ये भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर मैं फाइनल रिपोर्ट अपनी ओपन करूँ तो जो मेरा अभी ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका ये रहा हमारे पास, ये इसका आर्किटेक्चरल व्यू है। इसके अंदर क्या है, प्रेजेंटेशन टायर जिसके अंदर हमने ओनली फ्रंट एंड रखा हुआ है, कस्टमर यूआई और सेलर पोर्टल और एडमिन डैशबोर्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिजनेस लॉजिक लेयर। उसके अंदर क्या है हमारे पास, अथेंटिकेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री सर्विसेज और अडॉप्शन सर्विसेज वगैरह जो हमने इसके अंदर की हुई हैं, जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं डिफरेंट कंट्रोलर्स को। और डाटा एक्सेस लेयर हमारे पास क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस जो कि हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो यही बेसिकली मैं आपको समझाने का मकसद था कि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम प्रेजेंट करते हैं बेसिकली हमारे यूआई को। देन हमारे पास डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, स्टेबल इंटरफेसेस। हमें जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है ना उसके अंदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग का यूज़ करना चाहिए। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मकसद ये है कि हम जो यूज़र है उसको उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही उसको इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए। जो उसके इन्फॉर्मेशन उसके रिलेट नहीं करती उसको अलहदा रखा जाए, उसको सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, स्टेबल इंटरफेसेस होने चाहिए। देन है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबल होना चाहिए। अब जैसे कि ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कितना मेंटेनेबल कोड है। मेंटेनेबल से मुराद है कि अब हमें फॉर एग्जांपल एडमिन साइड को एक्सेस करना है तो हमें पता है एरियाज, एक फोल्डर क्रिएट किया हो जिसके अंदर एरियाज के अंदर कौन कौन से एरियाज है, एडमिन का एरिया है और सेलर का एरिया। एडमिन का एरिया उसके लिए अलहदा हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और सेलर के लिए अलहदा बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये एरियाज के अंदर अब अगर मैंने एक्सेस कर रहा हूँ सेलर साइड के होम पेज को तो जाहिर सी बात है मैं सेलर साइड का ओपन करूंगा और उसके अंदर व्यूज के अंदर जाऊंगा और ये इसका होम के जो व्यू है उसको मैं ओपन कर लूंगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास जो कोड है ना हमारा वो मेंटेनेबल है। मेंटेनेबल से मुराद है हम उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। देन प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए ताकि वो इजीली लोड हो। और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ताकि इजीली जो है ना यूज़र अपने अकॉर्डिंग जो उसको रिक्वायर हैं चीज़ें उनको ही एक्सेस कर सके, अदर चीज़ों को वो जो है ना एक्सेस ना कर सके। देन है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग हम किस तरह से करते हैं, एक्सेप्शंस, लॉगिंग और रिकवरी, जो कि पहले हम डिस्कस करके आए हैं प्रीवियस जो है ना हमारे लेक्चर्स के अंदर भी। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी डिज़ाइन। सिक्योरिटी डिज़ाइन हम किस तरह से करते हैं, डाटा प्रोटेक्शन, हम डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। लीस्ट प्रिविलेजेस, वैलिडेशन का हम जो है ना वो यूज़ करते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना मैयर भी हो और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी हो। देन हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट से क्या मुराद है, रिड्यूस कंपलिंग, मॉड्यूल आइसोलेशन, लेयर सेपरेशन। कि हमारे पास लेयर की सेपरेशन भी होनी चाहिए। लेयर की सेपरेशन से मुराद ये है कि जैसे मैं अभी फाइनल रिपोर्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, एक लेयर है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, देन हमारे पास बिजनेस लॉजिक लेयर और देन हमारे पास डाटा एक्सेस लेयर। अब डाटाबेस को अगर मैं अलग करना चाहता हूँ तो सेपरेट इजीली कर सकता हूँ। बिजनेस लॉजिक लेयर को मैं अगर सेपरेट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज़ का मकसद है। देन अब इसके जो एमसीक्यूज हैं उनकी जाने पड़ते हैं। डिज़ाइन एम्स फॉर हाई कपलिंग एंड लो कोहिजन, मॉडुलैरिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन, मैक्सिमल ग्लोबल वेरिएबल, सिंगल लार्ज फंक्शन। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है मॉडुलैरिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, देन है हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंसर्न इनकरेजेस। सेपरेशन ऑफ कंसर्न किस चीज़ को इनकरेज करती हैं, मिक्सिंग यूआई एंड बिजनेस लॉजिक, आइसोलेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्बेडिंग डाटा इन कोड, यूजिंग मैक्रोज ओनली। तो ये यहाँ पर देखें मिक्सिंग यूआई एंड बिजनेस लॉजिक। अब अगर हम यूआई और बिजनेस लॉजिक को मिक्स कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न तो ना रहा। अगर कल को अगर हम उसको सेपरेट करना चाहते तो वो सेपरेट इजीली नहीं होगा, हमारे पास बहुत ही कम्प्लेक्स होगा उसको करना। ठीक है, तो इससे सूरत में हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, तो बी इसका करेक्टेड आंसर है। देन नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसाइड्स डाटा एंट्री फॉर्म ओनली, सिस्टम कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शंस, कंपाइलर फ्लैग्स, लॉगिंग फॉर्मेट। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, डिसाइड करता है सिस्टम के कंपोनेंट्स को एंड उनके इंटरेक्शंस को। ठीक है, देन चलते हैं जी हमारे पास इंटरफेस डिज़ाइन स्पेसिफाइज। जो इंटरफेस डिज़ाइन है वो स्पेसिफाई किसको करता है, इंटरनल क्लास, प्राइवेट मेथड्स,
कंट्रैक्ट्स बिटवीन कंपोनेंट्स, ओनली डेटाबेस कॉलम्स, यूनिट टेस्ट नेम्स। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है कंट्रैक्ट्स बिटवीन कंपोनेंट्स, कि हम कंट्रैक्ट करवाते हैं बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनको अटैच करते हैं, उनको लिंक्ड करते हैं, ठीक है, इन सिंपल वर्ड। देन है हमारे पास डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स इंक्लूड। जो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट होती हैं उनके अंदर क्या इंक्लूड होता है? इंटरफेस, कलर स्कीम, ओनली, प्लेटफॉर्म, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। तो ये इसके अंदर प्लेटफॉर्म, कि हमारे पास प्लेटफॉर्म किस तरह का हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं, और उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होनी चाहिए, और उसकी सिक्योरिटी किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं डिज़ाइन कंस्ट्रेंट के अंदर, ठीक है। देन है हमारे पास लेक्चर नंबर 12, इसके हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कपलिंग एंड कोहेजन के हवाले से है ये हमारे पास जो लेक्चर नंबर 12 है हमारे पास। तो इसके हवाले से हम देख लेते हैं कपलिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती है हमारे पास। कंटेंट, डाटा, स्टैम्प और कॉमन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये बेसिकली कंटेंट जो होता है ना, ये वर्स्ट टाइप होती है, और जो डाटा है वो बेस्ट टाइप होती है। देन हमारे पास स्टैम्प और कॉमन और कंट्रोल होता है। और कोर कंसेप्ट इसके कौन कौन से हैं हमारे पास? रीयूजबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, हाई कोहेजन, लो कपलिंग। हमारे पास लो कपलिंग होनी चाहिए, हाई कोहेजन होनी चाहिए, और रीयूजबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम उसको रीयूज भी कर सकें, और मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी से मुराद मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। और कपलिंग डिटेल्स, अब डिटेल्स के हवाले से इसके देख लेते हैं। डाटा नीडेड पैरामीटर्स, अब डाटा को पैरामीटर्स की नीड होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस डाटा को कौन से पैरामीटर्स की नीड है। स्टैम्प से मुराद है कंपोजिट डाटा, और कंट्रोल से मुराद है कंट्रोल फ्लैग्स का कहाँ पर हमें यूज़ करना है, ये भी हमें माइंड में रखना होता है। देन हमारे पास आ जाता है कॉमन। कॉमन से मुराद है शेयर्ड ग्लोबल डाटा, कि हमारे पास जो ग्लोबल डाटा है शेयर्ड है, उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारे पास एक हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने एक ये व्यूज़ के अंदर, ये तो डिफरेंट व्यूज़ हो गए हमारे सिस्टम के हवाले से। ये यहाँ पर जो हमारे पास लेआउट डॉट सी एस एच टी एम, ये डिफरेंट जो व्यूज़ हैं ये क्या है? ये शेयर्ड व्यूज़ हैं, शेयर्ड के अंदर पड़े हैं। तो ये शेयर्ड व्यूज़ हैं, ये मतलब कि हर किसी को एक्सेसिबल हैं। ये जितने भी हमारे पास ये व्यूज़ हैं उनके अंदर ये एक्सेसिबल है, क्योंकि ये ग्लोबली हम जो है ना इनको यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम इनको शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम ग्लोबली इनको यूज़ कर सकते हैं, और ये इजी टू इम्प्लीमेंट भी होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है जी कंटेंट, एक्सेस इंटरनल डाटा। हमने जो इंटरनल डाटा है उसको किस तरह से एक्सेस करना है, ये भी हमारे पास हमने इसके अंदर जो है ना उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। देन है हमारे पास कोहेजन डिटेल्स। कोहेजन डिटेल्स के हवाले से देख लेते हैं। फंक्शनल, सिग्नल, पर्पस, सिक्वेंशियल, आउटपुट एंड इनपुट, ये इस चीज़ के अंदर इंक्लूड होता है। डिज़ाइन स्ट्रेटजीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? इंटरफेसिस, इनकैप्सुलेशन, डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर। हमारे पास स्ट्रक्चर भी एक डिज़ायरेबल होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन भी होनी चाहिए। इनकैप्सुलेशन से मुराद है कि हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं डिफरेंट चीज़ों को, ताकि हमारा जो है ना डाटा सिक्योर रहे, ठीक है। और इंटरफेसेस को हम क्रिएट करते हैं। देन है जी हमारे पास बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इम्प्रूव्स रीयूज़, हमारे जो रीयूजबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है। सिंप्लीफाइज टेस्टिंग हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाती है। इन्हांसेस कंप्रीहेंशन। अब जैसे कि हमारे पास अगर ये एक प्लेटफॉर्म एक कंप्रहेंसिव जो है ना प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब हमने इसको मेंटेनेबल एक प्रॉपर फ्लो के साथ और स्ट्रक्चर के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारे लिए चीज़ें कितनी ईजी हो जाती हैं। तो कहने का यही मकसद है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कोहिजन टाइप्स। अब कोहिजन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? ये कपलिंग की टाइप्स हैं, और कोहिजन की टाइप्स हमारे पास देख लें जी। टेम्पोरल, प्रोसीजरल और लॉजिकल वीकेस्ट होती है हमारे पास। जो फंक्शनल होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और सिक्वेंशियल और कम्युनिकेशनल कोहिजन की ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में रख लेनी है। देन चलते हैं जी इसके एमसीक्यूज की जानिब। गोल क्या है हमारे पास? हाई कपलिंग एंड लो कोहिजन, लो कपलिंग एंड हाई कोहिजन, जीरो मॉड्यूल्स, मैक्सिमल इनहेरिटेंस। तो जो गोल होता है ना हमारा, वो ये होता है कि लो कपलिंग एंड हाई कोहिजन होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है, बाज दफ़ा जो है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देन है जी हमारे पास डाटा कपलिंग मीन्स। अब जो डाटा कपलिंग होती है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मॉड्यूल्स चार्ज ग्लोबली डाटा स्ट्रक्चर्स, मॉड्यूल इंटरेक्ट बाय पैरामीटर्स,
मॉड्यूल्स इन्वोक ईच अदर इंटरेक्टली मॉड्यूल्स कंपाइल टुगेदर। इसका मतलब होता है कि हम मॉड्यूल जो है ना वो इंटरेक्ट करें बाय पैरामीटर, पैरामीटर के थ्रू जो है ना इंटरेक्ट करें, डायरेक्टली इंटरेक्ट ना करें, ठीक है, ताकि हमारी जो है ना सिक्योरिटी वो मैनेजेबल रहे। देन है जी हमारे पास फंक्शनल कोहिजन मीन्स। अब फंक्शनल कोहिजन से क्या मुराद है? एलिमेंट्स परफॉर्म अनरिलेटेड टास्क, ऑल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू वन टास्क, एलिमेंट्स शेयर ग्लोबल स्टेट, एलिमेंट्स आर आर्बिट्रेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू वन टास्क। ऑल एलिमेंट्स जो है ना वो कंट्रीब्यूट करें वन टास्क के अंदर, ये होती है फंक्शनल कोहिजन, ठीक है, ये इसका करेक्टेड आंसर है। देन चलते हैं जी हमारे पास कंटेंट कपलिंग अकर व्हेन। कंटेंट कपलिंग कब जो है ना अकर होती है? अ मॉड्यूल मॉडिफाइज एंड अदर इंटरनल डाटा, मॉड्यूल शेयर लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स एक्सचेंज मैसेजेस, मॉड्यूल्स हैव सेम ऑथर्स, अ मॉड्यूल मॉडिफाइज एंड अदर इंटरनल डाटा। जब हमारे पास मॉड्यूल मॉडिफाई करेगा एंड अदर इंटरनल डाटा को, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंटेंट कपलिंग। तो इस सूरत में कंटेंट कपलिंग जो है ना वो अकर कर जाएगी। देन है जी हमारे पास सिक्वेंशियल कोहिजन एग्जिस्ट व्हेन। सिक्वेंशियल कोहिजन कब एग्जिस्ट करती है? जब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हैज नो रिलेशन, आउटपुट फ्रॉम वन स्टेप इज इनपुट टू टेक्स्ट और सॉरी नेक्स्ट, स्टेप्स आर इंडिपेंडेंट, स्टेप्स आर रैंडम। सो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है हमारे पास आउटपुट फ्रॉम वन स्टेप इज इनपुट टू नेक्स्ट, ठीक है, तो ये इसका करेक्टेड आंसर है। देन है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 13, और ये है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर।